हमने मेट्रो दी, वो यादवों के लिए नहीं थी। हमने हाईवे दिए, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने मेडिकल कॉलेज दिए, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम किया, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने बहुत सारे कॉलेजेस खोलने का काम किया, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने बहुत सारा रोजगार दिया समाजवादी पार्टी ने, वो यादवों के लिए नहीं थे। तो कहाँ से हम यादववाद के बोझ हो गए? हम लोग सभी धर्म जातियों का बराबर सम्मान करते हैं और अखिलेश जी की यही एक खासियत है कि वो सभी लोगों को समानता से लेके चलते हैं। इसी वजह से वो जन जन के नेता हैं। राम मंदिर सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना। भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें योगदान नहीं रहा। फिर उसके बाद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, उसमें कौन सी ओबीसी की बिरादरी इन्होंने रख ली? तो ये कहाँ से ओबीसी के समर्थक हो गए? बरेली की 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं जी। कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारे पास मजबूत प्रत्याशी ना हो और जहाँ पर हमारी जीत का अंतर आप ये देख लीजिए अप्रत्याशित होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं शिव प्रताप सिंह यादव जी, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय के, और उन्हें समाजवादी पार्टी में इस समय बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी है कि उन्हें समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बरेली के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और उनके लिए भी। वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 20 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल द फाइंडर के माध्यम से जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड नेताजी के द्वारा बनाया गया एक फ्रंटल संगठन है, जिसके द्वारा समय समय पर सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाता था और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा बहुत बड़े बड़े आंदोलन पूर्व में भी किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जो संगठन है वो हमेशा गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, बेसहारों का, किसानों की बात को उठाने के लिए हमेशा आगे रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव भी पास है। जी। आप बरेली में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, तो इस चुनाव को देखते हुए आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इस पे आप क्या रणनीति अब आपकी बरेली में रहेगी? देखिए, मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय से मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की है। मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मैं 2004 में विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो फ्रंटल संगठन समाज छात्र सभा है उसके पटल के तहत मैं महामंत्री चुना गया। वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड वोटों से मैं जीता था। उसके बाद 2006 में मैं अध्यक्ष चुना गया छात्र संघ का और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 2004 में उन्होंने हम लोगों को समाजवादी की छात्र सभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें भेजने का काम किया। मुझे उस वक्त सदस्य बनाया गया था समाजी छात्र सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और युवाओं के बीच में एक लंबा अनुभव है मेरा। लगभग मैंने 17 साल अपने युवाओं के बीच में दिए और इस बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैंने काम भी किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने सॉर्ट आउट भी किया है, जिससे कि बहुत सारे युवाओं को फ़ायदा मिला है। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने बड़े लंबा संघर्ष किया है। आरक्षण को लेकर हम लोगों ने बड़े लंबे आंदोलन चलाए हैं और भी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मुद्दे हुआ करते थे उन पे हम लोगों ने बहुत लंबा काम किया है। और इसी काम के आधार पर देखते हुए जहाँ तक मुझे लगता है इस गरीब को, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी जल निगम में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके द्वारा जताया हुआ विश्वास पे मैं खरा उतरूँ और समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार जन जन में कर सकूं। पूर्व की सरकार में, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बहुत सारी लाभान्वित योजनाएं चलाई गई, जिससे बहुत सारे करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिला। और जिस तरीके से 2012 की सरकार अखिलेश जी ने पूर्ण बहुमत से बनाई थी, 2017 के चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को तोड़ने का काम किया। उन्होंने समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया और प्रदेश की जनता उनके इस भ्रम में फंस गई
उस माया जाल में फंस गई। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया, 325 के आसपास उनको सीटें दी और समाजवादी पार्टी बहुत ही कम सीटें ला पाई। आज 5 साल होने को आ रहे हैं, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित ना हुआ हो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक IAS अफसर हो, चाहे वो एक घर में काम करने वाली गृहिणी हो, चाहे वो एक बैंक की मैनेजर महिला हो, चाहे वो एक शिक्षिका हो, चाहे वो छात्रा हो। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रताड़ित जरूर हुआ है। तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई बरेली से, और बरेली में आपकी पार्टी की इस समय एक भी सीट नहीं है। जी। तो किस तरह, क्या रणनीति आप लोगों की, कि आप क्या रणनीति आगे की है? देखिए, हम लोग जो है लगातार युवा के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। अब समाज के हर तबके में जाने का काम कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने नवाबगंज में, कुलड़िया में, माननीय भगवत सिंह गंगवार जो नवाबगंज के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने किसान हुंकार महा रैली का आयोजन किया। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भगवत शरण साहब की उस रैली में 20,000 किसान था। आज किसान परेशान है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ आई, धान, गन्ना, दलहन, आलू और भी जो फसलें किसान कर रहा था, सब्जियां, वो सब पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान बर्बाद हो गया। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, जिन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान में 3 किसानों की रैलियों का आयोजन किया, उन्होंने किसानों के नाम से 3 रैलियां की पूरे देश भर में। उन लोगों से हम लोगों ने ये मांग की है कि प्रत्येक किसान को 50,000 का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो अपना जो नुकसान उसकी भरपाई कर सके। तमाम सारे मुद्दे हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जब सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनी थी, तो इसी सरकार के नेताओं ने प्रदेश के युवाओं के साथ जो वादा किया था कि हम आपको 70 लाख नौकरियां देंगे, मेरी समझ से वो 7,000 नौकरियां भी नहीं दे पाई। पकौड़े तलने वाली नौकरी को अगर वो नौकरी कहते हैं, तो मैं तो अपने प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा, इससे अच्छा घर बैठो। भाई, आपने MBA किया, BTech किया, MSc किया, BSc किया, B.Ed किया, तमाम उच्च शिक्षा अर्जित की, और आज आप पकौड़े तलने का काम करेंगे, चाय बनाने का काम करेंगे, तो ये आपके साथ अन्याय है। युवा समझ रहा है, किसान समझ रहा है, समाज का हर वर्ग समझ रहा है। व्यापारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती थी, आज व्यापारी की स्थिति बहुत ख़राब है, वो GST के ही फेर में फंसा हुआ है। तो आप देख लीजिए, समाज के हर तबके से आवाज़ आ रही है कि इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से कम से कम 400 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव बनेंगे, तो आप ये विश्वास रखिए कि समाज का हर तबका बहुत खुश होगा, क्योंकि पूर्व की सरकार में समाजवादियों ने बहुत काम किया है। रोडों पे काम किया है, किसानों के लिए काम किया, बिजली के लिए काम किया, कई सारे संयंत्र लगाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए। आज जिनका फीता भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, वो काटते घूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, जो समाजवादी के हर काम को अपना काम बता रहे हैं और उन पे लगी हुई शिलापटों को तुड़वा रहे हैं और उन पे अपनी शिलापट लगा रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक अपने नौजवान साथी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िले में, ज़िले छोड़िए अपने कस्बे में, कस्बा छोड़िए अपने नगर में, नगर छोड़िए अपने मोहल्ले में, मोहल्ला छोड़िए अपनी गली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अगर एक ईंट भी लगाने का काम किया गया तो मुझे बताने का काम करें। पूरा प्रदेश। आप छात्र राजनीति से आए हैं, तो छात्रों के और युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उन्हें आप कैसे प्रभावित करेंगे? क्योंकि भाजपा का कहना है कि छात्र और युवा जो हैं वो उसके साथ जुड़े हैं, 14 से जुड़ गए हैं, अभी तक नहीं हटे हैं, तो उस पर क्या है? देखिए, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, तो देश और प्रदेश के युवाओं को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी अभी चिराग घिस देंगे और 2 करोड़ नौकरियां निकल आएंगी। हकीकत यह है कि प्रदेश में सभी विभागों में पद मौजूद हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं है
कि युवा रोजगार पाए। यूनिवर्सिटियों की हालत यह है कि उनको संघीय अड्डा बना लिया गया है। बैकलॉग की भर्तियां उन्होंने गलत तरीके से भर ली हैं। परीक्षाएं निकलती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा की तिथि आती है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। परीक्षा हो भी जाती है तो परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। अगर ये सबसे भी परीक्षा बच जाए तो बाद में रिजल्ट में धांधली कर ली जाती है, उसके बाद वो परीक्षा रुक जाती है। तो युवाओं को खुद ये आकलन लगाना चाहिए कि हमने कितना रुपया जो है सरकार को बेफिजूल में दे दिया और आज तक एक नौकरी नहीं पा पाए। उस युवा से पूछिए जो आज ओवर एज हो चुका है, उस युवा से पूछिए उसकी नौकरी लगी, उसकी शादी हुई, उसकी नौकरी चली गई क्योंकि जो भर्तियां की गई तो गलत थी। तो हर जगह युवाओं को ठगने का काम किया गया है और उनका कहना ये है कि 2014 से जो इस प्रदेश और देश का युवा है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका वहम है, वहम 2022 में उनका दूर हो जाएगा जब माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे इस प्रदेश का युवा पूरे जोश और होश से चलेगा और 2022 में रिकॉर्ड मतों से जब समाजवादी पार्टी की सीटें दे के जब सदन भेजने का काम करेगा तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और क्योंकि ये खुद अनपढ़ है ना भाई, प्रधानमंत्री की खुद डिग्री का जानकारी नहीं है किसी को कि प्रधानमंत्री ने क्या पढ़ाई की है। कभी वो 10वीं बताते थे, कभी BA BSc MA तक बता देते थे, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी मार्कशीट और डिग्री नहीं दिखाई। यही हाल योगी जी का है। भाई योगी के घर में कोई है तो है नहीं, वो क्या जाने दर्द, क्या जाने किसी बाप का दर्द कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा लिखा के योग्य बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार गलियों के चक्कर काटता है। जब उसके पास पैसे की कमी होती है तो चोरी चपाटी करने का काम करता है, क्राइम बढ़ता है। तो ये हर मामले में फेल है। उत्तर प्रदेश का आप क्राइम देख लीजिए, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। योगी जी कहते हैं कि रात को 11 बजे लड़कियां निकल जाएं। ये जो घटनाएं आपके सामने पूर्व में हुई हैं, चाहे वो हापुड़ वाली हुई, चाहे उन्नाव वाली हुई, कहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं। तो सरकार कई मुद्दों पर फेल है और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2022 में यही युवा जिसको वो अपना कहते हैं वो सरकार की आग ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगा। आपकी पार्टी पर भाजपा एक और आरोप लगाती है कि आप सभी वर्गों की पार्टी नहीं है, कुछ जातिवाद के आरोप लगते हैं कि यादववाद होता है वगैरह वगैरह। तो आप अन्य वर्गों को कैसे जोड़ेंगे या वो कितना जोड़ रहा है? भाजपा ने जो आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया हुआ है उसे कैसे तोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर हम लोगों पे जातिवाद लगाने का आरोप करती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जो अधिकारियों को पद दिए गए हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं बनारस का। आप बनारस ज़िले को उठा के देख लीजिए, वहाँ प्रत्येक थाने में किस बिरादरी का एसओ बैठा हुआ है, किस बिरादरी के एसओ के पास चार्ज है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी जातियों को बराबर का सम्मान मिलता था। और ये कहते हैं कि ये यादवों की पार्टी है। आज हमारे साथ कुर्मी है, मौर्य है, पाल है, धोबी है, धानुक है, कश्यप है, बहुत बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी की और दलित वर्ग की हम लोगों के साथ जातियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अखिलेश यादव वो युवा चेहरा है जो जातिवाद से सख्त खिलाफ है, जो जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानते हैं और सभी वर्गों के लिए समान तरीके से सोचते हैं और समान तरीके से काम करने का काम करते हैं। हमने मेट्रो दी, वो यादवों के लिए नहीं थी। हमने हाईवे दिए, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने मेडिकल कॉलेज दिए, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम किया, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने बहुत सारे कॉलेजेस खोलने का काम किया, वो यादवों के लिए नहीं थे। हमने बहुत सारा रोजगार दिया समाजवादी पार्टी ने, वो यादवों के लिए नहीं थे। तो कहाँ से हम यादववाद के बोझ हो गए? हम लोग सभी धर्म जातियों का बराबर सम्मान करते हैं और अखिलेश जी की यही एक खासियत है कि वो सभी लोगों को समानता से लेके चलते हैं। इसी वजह से वो जन जन के नेता हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो अन्य वर्ग हैं, अन्य ओबीसी है, वो बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़ रहा है? हाँ, आप देखिएगा पिछली बार वो छल लिए गए भाई, राम मंदिर के नाम पे छल लिए गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे छल लिए गए। राम मंदिर सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें योगदान नहीं रहा। इन्होंने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो इन्होंने उन राम जी के नाम पे चंदा लेने का काम किया, जिसका बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने आया। फिर उसके बाद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना उसमें कौन सी ओबीसी की बिरादरी इन्होंने रख ली? तो ये कहाँ से ओबीसी के समर्थक हो गए? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये फर्जी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। अडानी के यहाँ पे पोर्ट पे 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ।
ऐसे तमाम सारे उदाहरण देश ने देखे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जनादेश को छलने का काम किया है, उनके साथ धोखा देने का काम किया है। तो 2022 में आप देखिएगा कि भाजपा के लिए ये शायद अंतिम चुनाव होगा, भविष्य में कभी वो सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि उन्होंने जितने झूठ बोलने थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के वो सभी भाषणों को चाहता हूं कि जनता एक बार सुने, जो उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान में कहा। योगी जी के भाषणों को सुन ले। 90 लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा देने का वादा किया था, कहाँ पूरा हुआ। अब ये लोग जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, देश की और प्रदेश की जनता को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। तो अब आपको राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बरेली से कितनी सीटें आने वाली हैं सपा की 22 में, इस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, बरेली की 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं जी। कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारे पास मजबूत प्रत्याशी ना हो, और जहाँ पर हमारी जीत का अंतर आप ये देख लीजिए अप्रत्याशित होगा। कोई भी सीट, हम लोग शहर और कैंट हारते तो हम लोग इस बार वो भी जीतने वाले हैं जी। और इस बार जो सीटों का चयन होगा और जो सीटों पे दिए गए प्रत्याशी दिए जाएंगे पार्टी नेतृत्व द्वारा, आप देखिएगा उसमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ दी जाएगी जी। तो आपने सारे सवालों के जवाब दिए। अब 22 में मतलब आपकी सरकार बनने जा रही है? जी जी, 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री अखिलेश यादव जी होंगे और पूर्ण बहुमत से होंगे, प्रचंड बहुमत से होंगे जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिव प्रताप सिंह यादव जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, और बरेली में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय के। उन्होंने हमारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। अभी उन्हें नियुक्त किया गया राष्ट्रीय सचिव। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं बदायूं के पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं उनके इस विश्वास पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद।